गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। तो हमने बात की थी अणुसंख्यता या आणविकता की और अभिक्रिया की कोटि की। हमने डेफिनेशन की बात कर ली थी। अब उससे आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझते हैं। देखिए, अभिक्रियाएं मैंने आपको बताया दो प्रकार की होती हैं, सरल और जटिल। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब हमने कुछ रिएक्शंस पर विचार किया था, जैसे कि NH4NO2 सॉरी, इसके तापीय अपघटन की अगर मैं बात करूं तो N2 प्लस 2H2O बनता है। यहां आणविकता कितनी है? एक है। देखिए, मैंने आपको ये बताया। ऐसे अगर कोई और हम बात कर लें कि 2HI इसका अपघटन है, इसके अपघटन से बना H2 प्लस I2, आणविकता 2 है। अगर मान लो हम बात करें 2NO प्लस O2, हमने ये एग्जाम्पल पढ़े थे, और ये क्या बन गया 2NO2, इसकी आणविकता 3 है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि 3 से अधिक आणविकता होने पर प्रभावी या सार्थक टक्कर की संभावना घटती जाती है। इसलिए इन अभिक्रियाओं की जो आणविकता है वो 3 से अधिक नहीं होती। लेकिन हम किसी रिएक्शन पर विचार, और अगर होती है तो अभिक्रिया 3 आणविकता वाली अभिक्रिया या इससे अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं बहुत मंद गति से संपन्न होती है। अब एक रिएक्शन पर विचार करते हैं हम। पोटेशियम क्लोराइड है KClO3, और KClO3 जब फेरस सल्फेट से क्रिया करता है FeSO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम में, H2SO4 के मीडियम में, तो यहाँ KCl बनता है, फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ से सल्फेट निकले इसके लिए, है ना, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 H2 से क्रिया करेंगे, 3 H2 से क्रिया करके क्या बना देंगे 3 मोल्स ऑफ H2O, और ये 6 ले लो, यहाँ 3 ले लो, 6 और 3 9 सल्फेट, 3 तिया 9 सल्फेट, 3 दूनी 6 आयरन, 6 आयरन। इसकी अगर बात करो तो इसका 1 मोल, इसके 6 मोल और इसके 3 मोल अगर आप जोड़ो तो यहाँ कितने हो गए 10। देखने पर ऐसा लगता है कि इस क्रिया की कोटि जो है वो 10 है, लेकिन वास्तव में इसकी कोटि 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, और इन पदों में कोई ऐसा पद है जो सबसे मंद गति से होने वाला पद है, और सबसे मंद गति से होने वाले पद पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इस वजह से इसकी आणविकता दिखने में कितनी भी हो, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो इसकी 2 है। लास्ट वाली रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है, क्योंकि ये अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, और अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण होता है सबसे मंद पद के कारण। तो जो पद सबसे धीरे है उसी पद के कारण अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। हम इस चीज को भी समझेंगे। तो देखिए, आप एक एग्जाम्पल से इस बात को भी पहले समझ लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्रिया जब आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो उसका अपघटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन जल और ऑक्सीजन के अंदर हो जाता है। H2O2 आयोडाइड यहाँ पे उत्प्रेरक है, माध्यम है क्षारीय, क्षारीय माध्यम है, और इससे 2 जल के अणु बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनती है। इस क्रिया की आणविकता 2 है, लेकिन क्या इसकी कोटि 2 है? तो हम अगर मैकेनिज्म की बात करें, इसकी क्रिया विधि की बात करें, तो हमें ये पता चलेगा
किसकी कोटि कितनी? अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करूं तो पहला जो पद होता है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड से क्रिया करता है, आयोडाइड से क्रिया करके जल बनाता है और एक इंटरमीडिएट बनता है OI-। ये जो पद है अभिक्रिया का, ये मंद पद है। कैसा पद है? मंद पद है। और अभिक्रिया का जो वेग होता है वो मंद पद पर निर्भर करता है। तो इसके लिए मैं अभिक्रिया का वेग क्या लिखूं? अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो आप मंद पद के अंदर देखो कितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं। ये तो उत्प्रेरक है बेटा। इस बात का कैसे पता चलेगा? ये एक और अगले पद में H2O2 क्रिया करेगा इस OI- से। यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा और ये निकल कर क्या बना देगा? O2, साथ में I- हो गया अलग। क्या बच गया पीछे? H2O। तो H2O प्लस O2 प्लस I-, ये तीव्र पद है। तो तीव्र पद है, इसका मतलब मंद पद में कितने क्रियाकारक? ये तो उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक ने क्रियाकारक कितने हैं यहाँ पे? 1 मोल है। तो मैं अभिक्रिया का वेग जो लिखूं -D। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे क्या है बेटा? क्रियाकारक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या लिखा जाएगा? H2O2 मंद पद में देखो, है ना? माइनस क्यों लगाया? क्योंकि क्रियाकारक की सांद्रता में लगातार कमी आती है अपॉन dt। इसी को तो कहूंगा अभिक्रिया का वेग। ये बराबर किसके होगा? के साथ में H2O2 की सांद्रता। इसकी घात 2 क्यों नहीं लगाई मैंने? क्योंकि मंद पद में 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने भाग लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जटिल अभिक्रियाएं होती है उसके मंद पद की आणविकता और कोटि समान होती है, और सरल अभिक्रियाओं के लिए एक ही स्टेप में होती है वो रिएक्शन, तो वहां पे आणविकता और कोटि समान होती है। लेकिन जटिल अभिक्रियाओं को अगर आप जोड़ दो तब उसकी जो आणविकता आपको प्रतीत होती है वो और कोटि समान नहीं होती। जैसे इस रिएक्शन को अगर मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर मुझे जो फाइनल रिएक्शन मिलेगी वो फाइनल रिएक्शन क्या होगी? ये इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट कट गया, पीछे क्या बचा? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड I- क्षारीय माध्यम में। ये तो उत्प्रेरक है तो मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ, I- से I- कट जाएगा ना, क्षारीय। और 2 बन गए जल के अणु और साथ में 1 बन गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो बेटे इस क्रिया के अंदर जो अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी प्राप्त हुई? 1 प्राप्त हुई। तो कोटि से रिलेटेड कुछ बातें हम लिखते हैं। सबसे पहली बात, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है और ये शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकती है। हमने जो भी देखा उससे क्या क्या बात समझ में आई? अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जो शून्य अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। आणविकता न तो शून्य हो सकती है और न ही भिन्नात्मक, परंतु अभिक्रिया की आणविकता
शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं पर लागू होती है, लेकिन आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक, जिसे हम सरल अभिक्रिया भी कहते हैं, तथा जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है। लेकिन आणविकता का जटिल अभिक्रियाओं के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कोई कंक्लूजन तो हम निकाल नहीं पाएंगे इससे। ठीक है। और अगली बात, जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे मंद पद जो है वही तो कोटि निर्धारित करता है, और उसी से आणविकता का निर्धारण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद से ज्ञात की जाती है, और सबसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे मंद पद द्वारा ज्ञात की जाती है, और इस मंद पद की आणविकता व अभिक्रिया की कोटि समान होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर हम अभिक्रियाओं की बात करेंगे, अलग अलग कोटियों की बात करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले आता है शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या मतलब है शून्य कोटि अभिक्रिया का? वे अभिक्रिया जिनके लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पर निर्भर ना करे, लेकिन इसको गणितीय रूप में कहूं तो वे अभिक्रियाएं जिनके लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों के सांद्रता पदों की शून्यांकी घात के समानुपाती में होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, वे अभिक्रियाएं जिनके लिए
अभिक्रिया वेग अभिकारकों या क्रियाकारकों, कुछ भी कह दो, की सांद्रता या सांद्रता पदों, दोनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, के शून्य घातांक, के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आप समझ लीजिए, मान लो माना क्रिया क्या है, रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है। इधर लिख लेते हैं इसको थोड़ा, रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, मान लीजिए ये रिएक्शन है। प्रारंभ में t बराबर 0 पर हम मान लेते हैं कि यहाँ क्रियाकारक की कुछ मात्रा थी, चलो ऐसे भी रहने दो, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो इसके लिए आप ये बताइए कि वेग क्या होगा। तो वेग होगा अभिक्रिया का माइनस डी आर की सांद्रता में, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय बराबर। अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये होगा कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है क्रियाकारक के सांद्रता के शून्यांकी घात पर। तो इस तरीके से लिखूं मैं इसको, या मैं लिखूं माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर, के को लिख देता हूं के नॉट और इसको लिख देता हूं आर नॉट। देखिए बेटा, अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी की सांद्रता की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसी फैक्टर को क्या लिखा जा सकता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के नॉट, क्योंकि आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और इसको अगर मैं पॉजिटिव करूं तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हो गया माइनस के नॉट, और इस डी टी का पक्षांतरण करूं तो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट डी टी। ये फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर इंटीग्रल डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के नॉट इंटीग्रल डी टी, क्योंकि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, डी आर का जब समाकलन करोगे तो आर आ जाएगा, माइनस के नॉट टी प्लस आई। आई यहाँ क्या है, समाकलन स्थिरांक है। आई यहाँ क्या है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अब आई का जो मान है वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझने के लिए इसी रिएक्शन को एक बार वापस देखो, आर कन्वर्टिंग पी। बेटे टी बराबर 0 पर ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लीजिए इसके ए मोल थे और ये था 0। टी समय पर इसके मोल में से कुछ कमी आई और इसके एक्स मोल बन गए। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, 0। क्यों है ऐसा बेटा, क्योंकि जब शून्य समय था तो उत्पाद x है क्या, उत्पाद की मात्रा, तो उत्पाद 0 था। शून्य समय पर उत्पाद क्या था, 0 था। मैं इसी डेरिवेशन को एक और तरीके से करता तो कैसे करता, आप बात को समझना, और इससे आगे मैं इसको कोरिलेट करके आपको बताऊंगा कि क्या है। तो एक बात बताओ कि
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसी चीज़ को वापस समझाऊंगा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मैं इसके आगे का डेरिवेशन करूंगा। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, हम इसी चीज़ को एक और तरीके से करते हैं, और फिर मैं यहाँ तक पहुँचूंगा और इसकी बात करूँगा कि t बराबर 0 पर इसके a और इसका 0 मोल था। t समय की बात करूं तो इसमें से x की कमी आई और इसके x मोल बन गए। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt, x क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, क्रियाकारक का भी हो सकता है, उत्पाद का भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, समानुपाती, तो आप कहेंगे कि क्रियाकारक जो है आपका r जो है उसकी सांद्रता की घात 0। तो dx अपॉन dt बराबर, समानुपाती का निशान हटाया, k नॉट, r की वैल्यू t समय पर क्या है, a माइनस x की पावर 0, तो वही फैक्टर आ गया, dx अपॉन dt बराबर k नॉट, dx बराबर क्या आ गया, k नॉट dt, समाकलन करोगे तो इंटीग्रल dx बराबर k नॉट इंटीग्रल dt, x बराबर k नॉट t प्लस c वही समाकलन नियतांक है। अब आप इस चीज से समझना बेटा, है ना, इस फैक्टर से समझना, t बराबर 0 पर x बराबर क्या था, 0 था। t जब 0 था तो x क्या था, 0 था। t बराबर 0 पर x बराबर 0 था। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए c का मान क्या होगा। c का मान भी 0 होगा, क्योंकि t 0 होता है, ये मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c बराबर क्या हो गया, 0। तो 0 किसके लिए है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलन नियतांक का मान क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई बात। तो मैं इससे आगे की बात क्या कहूँ, इससे आगे अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि जो t बराबर 0 होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन नियतांक का मान क्या होता है, 0 होता है। आगे बात समझ में, समाकलन नियतांक का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बेटा यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हम ज्ञात करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हाफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, पहले मेथड की बात करता हूँ, रिएक्टेंट आर कन्वर्टिंग प्रोडक्ट, t बराबर 0 पर इसका a मोल और इसका कोई मोल नहीं बना, और t समय पर इसके x मोल बने और इसमें से x की कमी आ गई। ध्यान से समझना, यहाँ अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा k नॉट a माइनस x की पावर 0। तो dx अपॉन dt बराबर आ गया k नॉट, और dx बराबर आ गया k नॉट dt, समाकलन करने पर आ गया x बराबर k नॉट t प्लस c, जिसकी वैल्यू 0 हो गई थी।
ये फैक्टर हमें मिला था। x क्या है? उत्पाद की मात्रा। अर्ध आयुकाल क्या होता है? इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाए। अर्धायुकाल कहलाता है। आधी खर्च हो गई तभी तो आधी बचेगी। अब इस a में से मैं x घटा रहा हूं। a में से मैं कितना घटाऊं कि a आधा बचे? एक a में से आधा a घटाऊंगा तभी तो बचेगा। तो मैं कह सकता हूं ना कि t हाफ पर, t हाफ क्या है? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल t हाफ पर x जो है वो a का आधा बचता है, तो t की जगह t हाफ रख दो और x की जगह a/2 रख दो। a/2 इज इक्वल्स टू k0 t हाफ, या t हाफ बराबर k0 नीचे जाएगा 1/2 k0 इंटू a। a क्या है? क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता, t समय पे सांद्रता। इसको मैं हटा दूं तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। हम इससे क्या कह सकते हैं? अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग का अर्धायुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रारंभ में अगर सांद्रता अधिक ली गई है तो अर्धायुकाल अधिक होगा, सांद्रता कम ली गई है तो अर्धायुकाल कम होगा। तो बेटे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया को हमने पढ़ा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।